नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद अच्छे होंगे। बीपीएससी की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। बस लास्ट टाइम तक रिवीजन आपको करते रहना है। आपने बहुत पढ़ लिया है, अब बस रिवीजन का टाइम है। कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि प्राचीन इतिहास से बीपीएससी ने जितने भी प्रश्न अब तक बनाए हैं, उनमें से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन है। और ये एक वीडियो से आपके प्राचीन इतिहास के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हम सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करते हुए चलेंगे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी पर के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? ठीक है, यह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अब ये सिंधु सभ्यता पूछ रहा है कि किस युग में पड़ता है, तो आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि पक्की ईंट से बनी इमारतें। अगर आपको आंसर करना है, अपने आप को चेक करना है, तो वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड में आप आंसर करिए और फिर वीडियो को आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इनमें से कौन सा एक निम्नलिखित में से हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं आगे। बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि, अब किस लिए है ये बताना है हमें। बोगजकोई, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया परुष्णी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल समर्पित है? नवा मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? यानी तो ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। ठीक है, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता के नाम जो है नवमंडल समर्पित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका प्रथम शिष्य था जमाली। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन सा ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पर्व ये सबसे प्राचीन कालीन या पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। 19वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कुशीनगर में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये बताना है हमें। तो आत्मदमन ये समान नहीं है, बाकी अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों को अस्वीकृत करना, ये सारी बातें समान थी, पर आत्मदहन समान नहीं है। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने
वंश की इस पीढ़ी का है। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो किस वंश या किस पीढ़ी का है ये बताना है हमें। तो ये 5वीं पीढ़ी का, पंचम। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये किया था आजीवकों ने, आजीवकों ने। ठीक है। अब आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक बताना है, तो वो थे उदयन। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये किया गया था उदयन द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था लिच्छवी वंश द्वारा। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है लिच्छवी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी राजगृह या गिरिव्रज। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो उसका नाम था हर्यक वंश, हर्यक वंश का था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है 32वां नंबर, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, प्रिंसेप। ठीक। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर करके जाइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत था ये बताना है हमें, तो सेल्यूकस का। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृहद्रथ। वृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। 37वां नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो ये वर्णित हैं जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इनका संबंध था महामेघवाहन वंश से। खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से संबंध था इनका। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और गुप्त सम्राट जिसमें हूणों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट वह कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हूणों को पराजित किया था? तो वह था स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। ठीक है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो इन्होंने कब की थी? तो 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये की थी ह्वेनसांग ने। हर्षवर्धन, ह्वेनसांग। ठीक है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगड़ी है। अगला प्रश्न है, अदोन्तपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो अदोन्तपुर बिहार में अवस्थित है। ठीक। पढ़ते हैं आगे, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। और अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? उसमें पूछा कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है और इसमें कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये है हरि सिंह। और कर्नाट वंश के संस्थापक हो गए नान्यदेव। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में अछूतों के लिए अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के शासनकाल में बताना है। तो यह की गई थी कश्मीर में। अगला प्रश्न है,
भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण में के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ये बताना हमें। तो ये हुई थी राजगृह या राजगीर में। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, ये मंदिर कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया था गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का एक स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, ये बताना है। तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, 55 नंबर का प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है, ये बताना है। तो इसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। पढ़ते हैं आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? तो ये गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये कथन और कारण का प्रश्न है। तो इसमें पहला कथन क्या है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो ये कथन सही है। कारण क्या है? महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी सही है। अब बताना है कि ये कथन और कारण एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। तो देखिए, दोनों ए और आर दोनों सही तो हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया था मौर्यों ने। ठीक है, नंद वंश का जो है 344 से 324 ईसा पूर्व तक है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख जो है किया गया? तो विशाखदत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये थे धननंद। एक सेकंड, धननंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये बताना है, दक्कन की विजय किस राजा ने प्राप्त की थी? एक सेकंड, पीछे कुछ क्वेश्चन छूट गया शायद। तो ये पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है। तो किस चीज़ का बना हुआ है? तो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त ने। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला ये पहला शासक था। मौर्य राजा के ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन से ऐसी घटना थी जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर भी था? तो वो था रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, यहाँ से पता चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बताना है तो पाटलिपुत्र में। ठीक, अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो कौन सी भाषा मिलती है? प्राकृत भाषा। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ये बताना है। तो इनका मूल संदेश है राजा के प्रति वफादारी, ये भी है, शांति और अहिंसा भी है, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके संदेश में मिलती हैं।
अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह कौन सा अभिलेख है, ये बताना है हमें। तो वो है भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो डाला गया है राजनीतिक नीतियों के ऊपर। बढ़ते हैं आगे। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो ये आधारित है आर्थिक संबंधों पर भी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेश नीति पर और धन संचय पर। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो वो किया है 7 श्रेणियों में। मेगस्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी, अशोक के शिलालेखों से भी, पुराणों में भी, और मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका में भी। मेगस्थनीज की जो पुस्तक इंडिका, पुराण, शिलालेखों, अशोक के शिलालेखों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य समाज के 7 वर्गों का विभाजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताना है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन ये किसने लिखी है, तो देखिए टेसियस ने नहीं लिखी, टालमी ने भी नहीं लिखी, प्लिनी ने भी नहीं लिखी और स्ट्रेबो ने भी नहीं लिखी। वो दरअसल एक अलेक्जेंड्रिया का एक अनाम नाविक था, उसने ये लिखी है पुस्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ये कहाँ से मिलता है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका से। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो ये राजधानी बनाई थी सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो ये किया था विम कटफिसेस, सी ऑप्शन, विम कटफिसेस। इसमें विमा कटफिसेस लिखा है, तो विम कटफिसेस भी कहते हैं इसको कहीं कहीं। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, ये बताना है। तो ये फली फैली थी कुषाणों के समय में। गांधार शैली का सबसे ज़्यादा जो है फली फूली कुषाणों के समय में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो ये किया था कण्व वंश ने, यानी कि कण्व वंश या कण्वा वंश। शुंग के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है ये बताना है। तो ये जुड़ा हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये बताना है। तो ये गुप्त काल की एक विशेषता है, नगरों का क्रमिक पतन। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो ये दिया था गुप्त वंश ने ही दिया था, मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो वो दर होती थी उपज का 6वां भाग। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी, तो ये थी गुप्तों की ही। ठीक, भागवत संप्रदाय के विकास में जो है किसकी देन अत्यधिक थी, तो गुप्त की। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो ये बताया था आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट। ठीक, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो वो नगर था वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। चीनी यात्री इतिसिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो ये किया था लगभग, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसके जो है भ्रमण का काल था वो 671 से लेकर 672 माना जाता है। ठीक है, 671-72, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने
किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो यात्रा की थी उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो ये संस्थापक इसके हैं कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ये किनसे उनका संपर्क था? तो जावा और सुमात्रा से। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा और सुमात्रा तक था। अगला प्रश्न है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? ठीक है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? मुसलमान। ठीक, क्योंकि बख्तियार खिलजी के अधीन जो है तुर्क मुसलमानों ने, आक्रमणकारी जो थे, उन्होंने ही नालंदा को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर के स्थापत्य में किनका किनका सहयोग मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेलों का। ठीक है, खजुराहो के मंदिर जो है चंदेलो राजाओं ने लगभग 950 से लेकर 1050 के बीच बनवाया था। और ये मंदिरों में जो है कंदरिया महादेव का मंदिर जो है सबसे प्रमुख है। और दूसरा क्या है? खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ये डिटेल ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इनके संस्थापक का नाम है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है, बाकी चेर, चोल और पांड्यों का उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसके विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई। अगले प्रश्न पे चलेंगे, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भास। ठीक, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास जी द्वारा लिखा गया है कुमार संभव। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन मौन है इनमें से? तो मिलिंद पहो। उसने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली के लिए। ठीक है, इनके जो है संस्थाओं जो है संचालित ही यहीं से होती थी। ग्राम पंचायत चोल काल की सबसे प्रसिद्ध घटना है। 109वां नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं गोपुरम। ये रहा है आपके प्राचीन इतिहास से अब तक पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।